देखो नेगोशिएबल, आज से हम कुछ ना कुछ पेपर से कनेक्टेड करने वाले हैं, तो अवर ओरिएंटेड है एग्जाम ओरिएंटेड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आपके पास नोटबुक होगी, राइट? अब यहाँ पे है ना, फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग, आप ऑब्जर्व करोगे क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी एंड यू हैव 4 आउट ऑफ 5, राइट? यानी हमें क्वेश्चन 1 को कंप्लीट करना ही करना है कोई भी हिसाब से, बाकी हमारे पास 5 में से 4 करने हैं। डू यू एग्री विद दिस? ठीक है। अब पेपर का टाइम कितना है? 2 to 5, नॉर्मली भी वही रहने वाला है। एंड व्हेन डू यू गेट द पेपर? डू यू गेट इट 15 minutes अर्ली? डू यू एग्री? यस। व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप हिमांशु? 15 मिनट पहले जब पेपर मेरे हाथ में आएगा, मेरा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? बताइए हिमांशु। कीप योर वीडियो ऑन प्लीज। क्वेश्चंस रीड करने हैं कि कौन से अटेम्प्ट करने हैं। वेरी गुड। तो आपके मन में क्या होगा कि मैं क्वेश्चंस रीड करूं? कितने क्वेश्चन होने वाले हैं पेपर के अंदर? आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत क्वेश्चन होने वाले हैं पेपर में। पहले में 3, फिर दूसरे में 3, फिर तीसरे में 4, 5, फिर 2, 3, 4, ये सब। तो आप फटाफट से 15 मिनट में सबके सब क्वेश्चन पढ़ तो सकते हो। मुझे लगता है आप एक एक मिनट देते हो तो। लेकिन क्या राइट अप्रोच होगा? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। पता है क्यों? मैं समझाता हूँ क्यों। सो रीजन इज, हमारे पास पूरा टाइम नहीं है पेपर लिखने का। तो अगर हम 15 मिनट पेपर लिखने के लिए यूज करने की कोशिश करें तो कैसा रहेगा? हमें वो काम आएगा। सर क्यों? हाउ डू वी राइट? आंसर शीट तो होती ही नहीं है। मुझे पता है आंसर शीट नहीं होती है। आइए समझते हैं इसको कैसे कंसिडर करेंगे। देखो, जुगाड़ क्या है हिमांशु? यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, लिखना ही लिखना है, कुछ भी हो जाए। तो मैं क्या करूंगा पता है? पहले मैं सीधा कहाँ जाऊंगा पता है हिमांशु? क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहाँ जाऊंगा? क्वेश्चन 6 पे जाऊंगा और शांति से उसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है दो यहाँ पे, जो थियोरी है, उसको पढ़ लूंगा। यहाँ पे लिखा है स्टेट असेंशियल्स ऑफ बेलमेंट, सब सिंपल है। दूसरा लिखा है स्टेट असेंशियल्स ऑफ स्टेट एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ विच गुड्स? अनसर्टेन गुड्स। हमने बहुत स्टोरी बनाई थी इसकी। डू यू एग्री? अब जैसे ही तू ये देखता है, और यहाँ पे क्या पूछा है पता है? 138 इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स। 138, 138। मैं चिल्ला चिल्ला के सिखा था 138। वैसे ये तो मैं याद ही होगा। अब मैंने क्या किया पता है? मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 देखा। इससे मुझे, अगर ये मुझे आता है हिमांशु, मेरे को 1 मिनट लगा समझने को, तो मेरे पास पेपर में ऑप्शन है। अगर मुझे ये नहीं आता है, मेरे पास पेपर में ऑप्शन नहीं है। ऑडियो, आपको बात समझी? वाई डू वी नीड टू सी एंटायर पेपर हिमांशु? जस्ट एक रीजन के लिए कि मुझे ये जानना है कौन सा अपेयर करो कौन सा अपेयर ना करो, क्योंकि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है मेरे पास। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेता हूँ, मेरे मन में क्या ये मुझे आता है या नहीं? अगर ये मुझे आता है तो जब मैं पेपर अपेयर करूंगा तो मेरे मन में क्या चल रहा है? मेरे पास एक ऑप्शन है छोड़ने का जब मैं कोई जगह पहुंचू। मुझे ये नहीं आता है, बात खत्म। 15 मिनट में दो ही चीज करनी है मुझे। एक, ये जानना कि मैं कौन सा छोड़ूंगा। दूसरा, अभी सुन मेरी बात, अगर तूने ये 1 मिनट में कर लिया हिमांशु, बाकी का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 पढ़ ही मत। क्यों? वैसे भी पढ़ने के बाद जब तू वापस उस क्वेश्चन पे आएगा तुझे पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं 2 बार पढ़ के टाइम वेस्ट क्यों करूं? अब मैं क्या करूंगा पता है हिमांशु? मैं दो चीजें करूंगा। अब मैं सबसे पहले यहां पे आ जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 पे, और इसके जो 3 क्वेश्चंस है हिमांशु, इसके जो 3 क्वेश्चंस है, 1A, 1B, 1C, इसके ऊपर मैं हर एक क्वेश्चन पे 4-4 मिनट डालूंगा पढ़ने में, और उसके आंसर को रिकलेक्ट करने में। पढ़ने में, आंसर को रिकलेक्ट करने में, पढ़ने में, साइड में स्क्रिबल करके पेंसिल से लिख दिया कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स ऐड करने हैं मुझे, कौन सा प्रोविजन होगा, कौन सा इंटरप्रिटेशन होगा, कौन सा कंक्लूजन होगा। ये सब चीजों को मैं ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखते जाओ, और जैसे ही 2 बजे, उसके पहले ये क्लियर कर लूं कि मेरा क्वेश्चन नंबर 1A का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1B का आंसर और 1C का आंसर मेरे दिमाग में छप जाए। इससे क्या होगा? इससे ये एडवांटेज होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 शायद आपका 20 मिनट के बाद खत्म होता राइटिंग में द्राक्षी, दैट यू कैन फिनिश इन पॉसिबली 10 to 12 मिनट्स।
तो आपने क्या खींचा है पता है? आपने 8 मिनट आपके बचाए हैं, जो आपको बहुत काम में आने वाले हैं पेपर में जाके। हेलो, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। अभी क्लियर विद द फर्स्ट स्टेप एवरीवन? आर यू कन्विंस्ड इज गोइंग टू सेव 8 to 10 minutes फॉर श्योर? यस और नो? एनी डाउट्स, एनी डाउट्स हियर, एनी डाउट्स हियर? और सेकंड पॉइंट, अगर क्वेश्चन नंबर 6 मुझे आता था हिमांशु, इफ आई न्यू क्वेश्चन नंबर 6, तो मैं कहाँ जाऊंगा? सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 6 पे, सीधा क्वेश्चन नंबर 6 पे चला जाऊंगा और क्या कर लूंगा? अगर मुझे आता है तो, अगर 19 में से आता है तो आई यूज इट लेटर, कि मैं डिसीजन लूंगा बाद में कि मैं इसको सॉल्व करूं। नहीं, साक्षी, बाय डूइंग क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ रीडिंग इट बेटा, व्हाट एडवांटेज यू नो व्हाट, कि व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2, यू विल हैव समथिंग टू कंपेयर, कि डू आई नो क्वेश्चन नंबर 2 बेटर देन क्वेश्चन नंबर 6 और नॉट? Do I know question number 2 better or question number 6 better? If I know 6 better, then I'll skip question number 2, I'll go to question number 3. लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 देखने के बाद 6 देखा ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? 6 2 के बाद 3 देखूंगा, और 3 के बाद सोचता हूँ कि 2 करूँ कि 3 करूँ। उससे बेटर क्या हो जाता है? 6 देखा हुआ है तो 2 के साथ 6, 3 के साथ 6, 5 के साथ 6, या फिर फाइनली वी फिनिश इट ऑफ। दिस इज स्ट्रैटेजी नंबर 1। हाउ डू यू डिसाइड टू यूज योर फर्स्ट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम? पूरा पेपर देख के टेंशन लेना, पूरा पेपर देख के ये समझना कि मैं ओवरव्यू ले लूं, टाइम वेस्ट, प्रेशर ज्यादा होगा, टाइम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। उससे अच्छा है जो मैं कंट्रोल में मैं क्या रख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 एंड लास्ट, स्टेप 1 सॉर्टेड है। आपको लिखना है तो कुछ लिख सकते थे, आपको जो समझ में आ जाए, ये आपका स्टेप। नंबर टू, अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर कोई बड़ा क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, जैसे एग्जांपल यहाँ पे, यहाँ पे आप देखोगे तो पूरे पेपर के अंदर आप देख पाओगे कि छोटे छोटे क्वेश्चन है। 6B छोटा क्वेश्चन, ये 5C छोटा क्वेश्चन, ये 5B छोटा क्वेश्चन, 5A1 और 2 के भी क्वेश्चन के इतने बड़े नहीं है। यहाँ पे देखो 4B छोटा, वो C छोटा, 412 भी छोटे हैं, लेकिन ये 4A1 है, उसका क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है। यहाँ पे आ जाओ, 3A क्वेश्चन बहुत बड़ा है, 3B क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है। तो अगर आप फेस देखो यहाँ पे, तो ये 3A, 3B, 3B1, 3B2, एंड देन फाइनली वी कम अप अगेन अ स्मॉल क्वेश्चन। तो हमें क्या सोचना चाहिए बताए? अगर आपकी राइटिंग स्पीड कम है, तो इवन अ केस स्टडी, यू शुड बी वेरी स्मार्ट टू रीड अ बिग क्वेश्चन। वेरी स्मार्ट। क्या करना चाहिए श्रेया? whenever there's a big question, don't try to read the question as a whole। मैं आपको ट्रिक देता हूँ कैसे करना चाहिए उससे, नहीं तो टाइम पास बहुत होगा और पढ़ने में ही 4 में चले जाएंगे, लिखने की तो दूर की बात। तो क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के अंदर? फॉर एग्जाम्पल, पहले एक्ट का नाम जानना, ये एक्ट कौन सा है, मन में क्लैरिटी आता है, ऊपर कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने भी, एक्ट का नाम जाना। उसके बाद क्वेश्चन को जानना, वेदर कशिश इज लायबल टू क्लोज बिजनेस ऑफ रियल माइंड एंड ज्वेलरी। अब बिजनेस क्लोजर का बेसलाइन देके बैठा है, आर वी एबल टू कनेक्ट समथिंग और नॉट? आंसर इज मे बी यस, मे बी नो। अब यहाँ पे क्या करा, ही वॉज रनिंग अ बिजनेस ऑफ ज्वेलरी, सोल्ड हिज बिजनेस टू नमन एंड नॉट टू कैरी ऑन। ये आपको क्यों नहीं समझेगा? ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, वो वर्ड अग्रीमेंट टॉपिक से है। तो मैंने रॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता क्वेश्चन नंबर किसे, बट आपके रेफरेंस के अंदर कौन सा अग्रीमेंट है? वर्ड अग्रीमेंट है। तो आई जस्ट टेक समथिंग व्हाट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट बेटर। एक बड़ा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, बड़ा, यहाँ पे पार्टनरशिप पे है, जो मैं नहीं चाहता हूँ मैं पहले पढ़ाऊँ, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, तो उसको पढ़ाने में मुझे स्लोली जाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन के वक्त ही लेंगे। आई थिंक इट विल नॉट बी बेटर फॉर यू टू पिक अप। अब आप ये लिखो जो मैं कहता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 3C,
4A 4B and 5C and finally again 6B। अगर आपने सब नंबर्स को देखा हो, क्वेश्चन नंबर 1A 7 मार्क, खाली कॉन्ट्रैक्ट का हेडिंग दो, नीचे लिखते जाओ 1A 7 मार्क। बस चेक करना मैं कहीं मिस ना कर दूं। 1A। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3C 6 मार्क। क्वेश्चन नंबर 4A 4 मार्क। क्वेश्चन नंबर 4A2 3 मार्क। क्वेश्चन नंबर 5C 6 मार्क और 6B 6 मार्क। और जो टोटल मार्क्स, समवन टेल मी, कितने हो टोटल हिमांशु? 32। 32। अब है ना, मैं आपके सामने है ना, जस्ट फॉर सम क्लैरिटी यहाँ पे ध्यान देना। अभी एक और पेपर ओपन किया, मॉक 2 आपके सामने, कैन यू सी दिस? हेलो। अब हिमांशु ये 1A है, हिमांशु 1A 7 मार्क कॉन्ट्रैक्ट है ये। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, टू में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जो मॉक 1 में भी निष्का 2 में कोई कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन नहीं था, मॉक 1 में भी नहीं 2 में भी नहीं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आओगे वापस, यहां पे आया 3C, जो शायद वहां पे भी 3C क्या था, कॉन्ट्रैक्ट ही था। मैं और आगे जा रहा हूं, 4A अगेन व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट। हेलो। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5C अगेन अ कॉन्ट्रैक्ट, 6 मार्क्स, मार्क्स भी देखते जाना। और यहां पे 6B वापस कॉन्ट्रैक्ट। इधर भी 138 आया हिमांशु नेगोशिएबल का, उधर भी 130 नेगोशिएबल का था। चल मैं उसको जो साइड पे रख, मैंने पहले भी कहा था 138 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर। अभी दोनों मॉक में 138 देखा, दोनों मॉक में 138 देखा। अब ये सब चीजें मैं सीखनी है इन रिविजन, राइट, ये सब पार्ट पे। अब कैन समवन टेल मी टोटल कितना हुआ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का? 32। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, जितने क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बोले एग्जैक्टली वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट होगा और वही मार्क्स का होगा। सेम क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चन पैटर्न, मतलब ये क्लैरिटी है साक्षी, क्वेश्चन नंबर 2 इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्ट दैट एवरी क्वेश्चन हैज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्वेश्चन 2 के अलावा हर क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट होगा, दैट्स फॉर श्योर, राइट। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम ना, आपको मैं सिर्फ एक बेसलाइन दे रहा हूं यहाँ पे ना, क्वेश्चन नंबर, चैप्टर और मार्क्स। आई रिक्वेस्ट एवरी वन, मेरे को टाइम डालना नहीं है उसके ऊपर, आई वॉन्ट टू यूज इट फॉर बेटर पर्पजेस। जेनिता एंड अदर्स, यहाँ पे आपने लिखा मॉक 1, यहाँ पे लिखा मॉक 2, ये दो न्यू कोर्सेज के मॉक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ABCD निष्का, आई वांट कि आप ये उसको पार्टीशन करके मुझे क्या देना है, इसका इसका चैप्टर, इसका क्वेश्चन वाइज ब्रेकअप है इन टर्म्स ऑफ चैप्टर कौन सा यूज हुआ है। और आपको ये
अब ये ट्रेंड है ना, पहले भी था, मैं आई एम वेरी श्योर ये फॉलो होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपल्सरी क्वेश्चन है, उसमें मोर और लेस क्वेश्चन नंबर 1 के रेफरेंस में मोर और लेस क्या आएगा आपका? एसओजी है, कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट एंड कंपनीज एक्ट, वर्स्ट केस में पार्टनरशिप, यही रेफरेंसेस रहते हैं आपके। नेगोशिएबल कैन नॉट बी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। योर negotiable cannot be, even your partnership should not be. SOGA, companies and contract, that should be a standard compulsory question for the paper. Just a clarity कि क्वेश्चन नंबर 1000 में आता क्या है, ये शॉर्ट है, ये ऐसे ही आएगा पेपर के अंदर भी, क्योंकि पहले के एक्ट्स, पहले के ओल्ड कोर्स में भी ऐसा थंब रूल देखा गया था बहुत बार ट्रेंड का, कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का आता है, वो भी बहुत सॉर्टेड होता है। नंबर 2 ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ, आप इसी एक्सेल शीट में निष्का लिख सकते हो केस स्टडी, या फिर उस एक्सेल शीट में थ्योरी। तो पेपर में कितना फिल्टर मार के कितना पेपर थ्योरी का आता है, कितना पेपर केस स्टडी का, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप जब पेपर लिखने बैठोगे तो आप थ्योरी में आपकी स्पीड कितनी भी फास्ट हो जाए, मुझे ऐसा लगता है एवरेज, अगर पेपर एवरेज आया ना तो स्पीड के लोचे होने वाले हैं। और मेरा टारगेट सिर्फ एक ही है कि तुम्हारा पेपर पूरा 100 मार्क्स का पूरा हो। ये मेरा फर्स्ट थंब रूल टू बी सक्सेसफुल इन गेटिंग 70s एंड 75, कि मेरा पेपर पूरा होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा थंब रूल क्या होगा मेरा, कि मैं थ्योरी पे क्वेश्चंस को ठीक से लिखूं, पॉइंट वाइज लिखूं, जस्टिस दूं। जब मैं केस स्टडी पे आ जाऊं, अगर मुझे लगा केस स्टडी बहुत बड़ा है, मेरा दिमाग चले कि मैं फैक्ट्स को छोड़ दूं, सिर्फ कंक्लूजन में फैक्ट्स को यूज करूं। कहाँ पे? सिर्फ कंक्लूजन्स में और कहीं नहीं, क्योंकि प्रोविजन इतना बड़ा हो जाता है हिमांशु कि हम पूरा लिखने जाएंगे तो पेपर कहीं ना कहीं हमारा पेपर छूटेगा। तो ये समझ होनी चाहिए हमें कि क्वेश्चंस बड़े होने पे उसके फैक्ट्स को गोली मारो, प्रोविजन उसको थ्योरी समझो कि पूछना क्या जा रहा है, उसको पूरा छाप दो और फाइनली कंक्लूजन में उसका नाम लिख दो, बात खत्म। मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्क्स इसी इसी थ्योरी से होने वाला, अदरवाइज होने वाला नहीं है। 10 मार्क्स छूट गया, गेम खत्म हो जाएगी हमारी। We cannot get 72 75 out of 90, we cannot, we have to write 100 mark paper to get 75। तो हमें हमें उसके लिए बहुत प्रिपरेशन करनी है कि मेरा पेपर पूरा हो जाए, एंड वी हैव टू टेस्ट आवरसेल्फ टू दैट एक्सटेंट। एनीवेज आगे जाते हैं। आज का इंजन हमारा नेगोशिएबल है, बराबर है, तो मैं ज्यादातर रेफरेंसेस उसी के यूज करूंगा आज के सेशन के लिए। पहले शुरू करते हैं जो ओपन किया है हमने नेगोशिएबल के लिए, दैट इज, देखो क्वेश्चन नंबर 6A जो है दैट इज नेगोशिएबल, क्वेश्चन नंबर 6B जो है दैट इज नेगोशिएबल। डू यू एग्री? उसके ऊपर नेगोशिएबल कहीं पे था हमारे पास, आई एम श्योर होगा कहीं ना कहीं, ये रहा, यहाँ आया 4B में, दैट इज एक्सप्लेन एम्बिगियस एंड इनकोएड इंस्ट्रूमेंट, राइट? ठीक है, अभी रीड नहीं करना है, आई गिव यू व्हेन टू रीड। तो मतलब मैंने क्या समझा, एक थियोरी आएगा और दिखने में एक केस स्टडी आएगा नेगोशिएबल से, और नेगोशिएबल का वेटेज कितना आ रहा है मेरा, इट इज फॉर 14 मार्क्स। तो अग्री, साथ साथ विथ ऑप्शंस 14 हो रहा है। यहाँ पे आता हूँ मैं नेक्स्ट पेपर पे, उसको भी पहले थोड़ा घसीटते हैं, और इस पेपर के अंदर नेगोशिएबल किधर है रे? चलो सबसे पहला क्वेश्चन तो उन्होंने बहुत चिंदी पूछा, एक्सप्लेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विद इट्स फीचर्स। इसके फीचर्स यानी क्या? तीनों के तीनों प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सबके फीचर्स नेगोशिएबल के फीचर्स। और नीचे जाओ मैं, तो उन्होंने 7 मार्क के लिए सीधा क्या पूछ लिया, सिर्फ 138 पूछ लिया 7 मार्क के लिए इन टर्म्स ऑफ केस स्टडी। यानी अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो वापस सेम स्टोरी, एक थियरी एक केस। तो आपने अभी तक क्या सीखा है? सर नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ऑप्शन के साथ 14 मार्क का आएगा, सीख नंबर 1। नंबर 2 क्या सीखा? एक केस स्टडी आएगा और एक थियरी आएगा। नंबर 3 क्या सीखा? कि सर थियरी 9 में 7 मार्क का स्टैंड आउट आएगा,
7 मार्क का स्टैंड आउट, एक क्वेश्चन 7 मार्क। नंबर 2, केस स्टडी या तो 7 मार्क का या तो 4-3 के 2 पूछे जाएंगे। These are the 3 observations for negotiable what you learn from only 2 papers available with us for new course, that is mock 1 and mock 2. We have nothing available more than this for your first attempt. That is your new course. Do we agree? क्या आपने ये लिखा 7-7 के क्वेश्चंस, मतलब मेंटली ना द्राक्षी, ऐसी थियोरी जो 7 मार्क के लिए आ सकती है, that should be bigger possibility. Features, define and features, ऐसा कुछ should be more possible for the paper. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम नेगोशिएबल को रिकैप लेते हैं फटाफट से, एंड फिर हम इस क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे। ठीक है, किसने बच्चों ने नेगोशिएबल पढ़ा है? रेज योर हैंड्स। अपना ऑफिशियल वाला है ना, अपने पास ऑफिशियल हैंड है ना, ये वाला कांग्रेस आएगा। पढ़ा है, कुछ बच्चों ने तो पढ़ा है। शाबाश, साक्षी ने पढ़ा है, बाप रे बाप। दिशा रेडी? रेडी, चलो मैं शुरू करता हूँ। आई डोंट नीड एनी बैकड्रॉप टू दैट, मैं शुरू करता हूँ, आप सुनते जाओ, आप हाँ बोलते जाओ, मैं आगे चलते जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट 10-15 मिनट में मैं पूरा नेगोशिएबल आपको रिकैप देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का डेफिनेशन हम कभी भी शुरुआत में पढ़ते नहीं थे, शुरुआत में थोड़ा आगे जाके पढ़ना शुरू करते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वैसे आपने रिवीजन किया तो लेट मी स्टार्ट विद नेगोशिएबल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट। ट्रांसफरेबल यानी जिसको हम आगे किसी को ट्रांसफर कर सके। ट्रांसफर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के जो नाम दिए गए थे वो थे प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक। क्या सिर्फ इतने हो सकते हैं? नहीं सर, और भी हो सकता है, पर ये मिनिमम है। ठीक है, और भी मतलब जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हमने एसओजी में सीखा था, वो वाला रेफरेंस भी इट्स नेगोशिएबल जो किसी को हम दे सके। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे होने चाहिए? या तो बेरर या तो ऑर्डर। बेरर यानी जिसके पोजेशन है वो क्लेम कर सकता है, ऑर्डर यानी जिसके नाम पे वो क्लेम कर सकता है। उसके फीचर्स क्या होंगे? शुरुआत करते हैं प्रोमिसरी नोट से। प्रोमिसरी नोट क्या था? एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग क्या उसमें कंटेंट था? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, यानी इवेंट का होना जरूरी है, वो भी गारंटीड 100% वाला, बट कब होगा वो जरूरी नहीं है। साइंड बाय द मेकर, मेकर जिसने बनाया है, राइट। अंडरटेकिंग यानी शपथ, प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सडन होना चाहिए, मनी ही होना चाहिए, पेएबल टू द बेरर और द ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लेकिन बेरर या और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का रेफरेंस क्या कहता है निष्का में, कि सर नेगोशिएबल जो बेरर होते हैं उससे आरबीआई इशू कर सकती है इन द नेम ऑफ करेंसी नोट्स। हम जो इशू करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अ प्रोमिसरी नोट विच इज ऑर्डर इन नेचर एंड नॉट बेरर इन नेचर। ये हमारा प्रोमिसरी नोट का रेफरेंस था। इसके फीचर्स क्या निकले हमारी दिशा? राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, अंडरटेकिंग होना चाहिए, सडन होना चाहिए, मनी होना चाहिए, और मेयर एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो क्या नहीं हो सकता? वो प्रोमिसरी नोट हो सकता नहीं है। प्रॉमिस टू पे हैज टू बी देयर इनसाइड इट। ये हो गया हमारा प्रोमिसरी नोट समाप्त। इसके बाद हम आगे जाते थे तो हम आते थे निष्मांशु कहाँ पे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे। सेम सिचुएशन, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय द सॉरी मेड बाय अ ड्रॉअर टू पे containing unconditional order, right, accepted by the boy to pay a certain sum of money to the bearer or the order of the instrument। सब कुछ सेम रखा है, मैंने सिर्फ क्या रिप्लेस करा? अंडरटेकिंग नहीं है और ये ऑर्डर है, और मेकर नहीं, यहाँ पे ड्रॉअर है। और ये अंडरटेकिंग नहीं, ये तो ड्रॉअर, ये तो ऑर्डर है, और मेकर नहीं, ये तो ड्रॉअर है। पार्टीज कितने होते हैं? यहाँ पे 3, वहां पे 2। 3 कहाँ पे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, वहां पे कितने? 2। मेकर एंड पे, मेकर एंड पे, यहाँ पे ड्रॉअर ड्रॉई पे, मेकर एंड पे, ड्रॉअर ड्रॉई पे, मेकर एंड पे, ड्रॉअर ड्रॉई पे। लाइबिलिटी कैसी होती है यहाँ पे? सर वहां पे लाइबिलिटी प्राइमरी एंड अनकंडीशनल होती है। कहाँ पे? प्रोमिसरी नोट में, क्योंकि वो पे करेगा वही करेगा। लेकिन अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो सेकेंडरी एंड कंडीशनल होती है, क्योंकि अगर ड्रॉई पे नहीं करेगा तो ड्रॉअर पे करेगा, नहीं तो ड्रॉअर पे क्यों करेगा? समझा मैंने क्या बोला? इससे हम आगे गए तो क्या वहां कहाँ पहुंचे? चेक पे। डिफाइनिंग चेक पे, चेक इज ऑल्सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक इज ऑल्सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके कंडीशंस कुछ और थे जो हमने ऐड किए। कौन से? पेएबल ऑन डिमांड, ड्रॉई शाल बी बैंकर ओनली, ड्रॉई शाल बी अ बैंकर ओनली, पेएबल ऑन डिमांड, एंड इट डज नॉट रिक्वायर स्टैंपिंग, इट कैन बी बेरर।
इट डज नॉट रिक्वायर स्टैम्पिंग एंड इट कैन बी। तो ऐसे 4 फीचर जो यहाँ पे थे और कहीं नहीं थे, वो ये 4 थे। डू यू अग्री? इसी के साथ हमने 4 पार्ट के साथ चेक का भी डेफिनेशन पूरा किया। हेलो, जाओ। फिर आता है टाइप्स ऑफ चेक के 2 डिस्टिंक्शन जो इंपॉर्टेंट आते थे, कि चेक के 2 प्रकार होते हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक चेक, यानी कि ट्रंकेटेड चेक। इलेक्ट्रॉनिक चेक, ट्रंकेटेड चेक, इलेक्ट्रॉनिक चेक, ट्रंकेटेड चेक। मॉड्यूल के अंदर बकवास किया है, वाहियात बकवास। अगर आप पढ़ो तो बकवास, वाहियात बकवास। कभी कभी लगता है क्या टाइम पास करे ये लोग। 3 सिचुएशन है, एक मीनिंग डालेंगे इसका। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक का रेफरेंस किस चीज का है सर? डिजिटल फॉर्म में है या नहीं है? इट रिक्वायर डिजिटल सिग्नेचर, वहां पे रिक्वायर्स फिजिकल सिग्नेचर, राइट? इट क्लियर्स थ्रू क्लियरिंग साइकिल एंड इट इज मेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ट्रंकेटेड चेक में। ये ऑलरेडी कौन से फॉर्म में? ये ऑलरेडी कौन से फॉर्म में? ये ऑलरेडी ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑलरेडी है। डू यू अग्री? हेलो, हेलो, जस्ट अ सेकेंड, मैं कुछ मिस ना करूँ। पेपरलेस कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इट इज इन अ फिजिकल फॉर्म। नंबर 2, इट डज नॉट रिक्वायर डिजिटल सिग्नेचर। कौन सा? ट्रंकेटेड चेक। डिजिटल फॉर्म, इट रिक्वायर्स a डिजिटल सिग्नेचर। ट्रंकेटेड चेक, इट क्लियर थ्रू क्लियरिंग साइकिल। और क्लियरिंग साइकिल में क्लियर होने से वो क्या हो जाता है? वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो वाला जैसा था वो कंटिन्यू रहता है। ये आपका रेफरेंस है, डिस्टिंक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड सॉरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक एंड ट्रंकेटेड फॉर्म ऑफ चेक। ये 3 पॉइंटर्स इज कवर्ड, कवरिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स द सेम। हम उससे आगे जाते हैं, आगे जाए। चौथा पार्ट यहाँ पे हम लेते हैं, वो है आपके रेफरेंस के अंदर सेक्शन 138 को पहले ले लेता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। 138 के अंदर सबसे पहली चीज, हम कब उसे डिसऑनर मानेंगे? तो ये कहता है कि अगर कोई लीगली एनफोर्सेबल डेट है, लीगली एनफोर्सेबल डेट है जो पे ना हुई हो, और उस डेट का पे ना होने का कारण इस बाउंसिंग ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। तो एक लीगली एनफोर्सेबल डेट को चुकाने के लिए आपने जो चेक दिया था, अगर वो चेक बाउंस हो जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, उस सिचुएशन के अंदर 138 अट्रैक्ट होता है। उस सिचुएशन में 138 अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट हुआ, अट्रैक्ट अट्रैक्ट कब होता है? लीगली एनफोर्सेबल डेट को चुकाने के लिए जो चेक दिया गया था, अगर वो चेक बाउंस हो जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, तो 138 जागरूक हो जाता है, जाग गया। जागने के बाद वो क्या करता है? जागने के बाद वो रिक्वेस्ट करता है कि भैया मेरे पे ही, कहता है ड्रॉवर को, भैया मेरा पैसा दे दीजिए, आपका चेक बाउंस हो चुका है। ऐसा करने का समय कितना? 30 दिन। 30 दिन में अगर उसने उसने रिक्वेस्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। जैसे उसने वो रिक्वेस्ट किया, ड्रॉअर को अगले 15 दिन में उसे पे कर देना चाहिए। कब से 15 दिन? इसका जिस दिन रिक्वेस्ट किया उससे 15 दिन। अगर ड्रॉअर उस समय में पेमेंट नहीं कर पाता है मुस्कान, तो फिर हम उसकी मुस्कान छीनेंगे और उसको क्या कहेंगे कि अब हम तुझे अगले 30 दिन में तेरे पे कोर्ट पे केस फाइल करेंगे। और तब आपका 138 के राइट्स अट्रैक्ट तभी होते हैं। और उस समय पे अगर वो पेनलाइज माना गया, कॉन्ट्रावीनिंग माना गया, तो उसको सजा 2 साल की जेल, और उसके साथ साथ ट्वाइस द अमाउंट इज इन्वॉल्व। ये हो गया आपका पेनल पार्ट। उसके बाद आता है सर क्या क्या चीज़ है जो यहाँ पे जानना जरूरी था। नंबर 1, नो डिफेंस अलाउड। माँ का सम खाओगे, नहीं बचोगे। नंबर 2, वहाँ पे एक सेकेंड रेफरेंस आता था कि काउंटर माइनिंग पेमेंट, स्टॉप पेमेंट का ऑर्डर करने से भी हम उसको क्या मानेंगे? हम उसे डिसऑनर ही मानेंगे, राइट? नंबर 3, वहाँ पे सभी के सभी केसेस अलग अलग जगह पे तो एक जगह वैलिडेट हो सकते हैं। और नंबर 4, कंपनी के केस के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जो इंसान उसको मैनेज करता था, जो उस इंसान उसके मैनेजमेंट में, अकाउंट हैंडलिंग में, फाइनेंस को जो कंट्रोल करता था, वो इंसान रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा इन दैट केस। ये स्टोरी थी 138 की पूरी डू यू एग्री? हमारे पास मॉक के अंदर 2 क्वेश्चन 138 के ऊपर है, और मेरे क्वेश्चन आंसर बुक में भी क्वेश्चन 3-4 होंगे मॉक 138 के ऊपर। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले 130 क्वेश्चन को अट्रैक्ट, अब दिस इज द बेस्ट टाइम टू सॉल्व 138, राइट? इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन आंसर शुरू करें।
यहाँ पे देखते हैं 130 क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे था ना, प्रियांश परचेस्ड सम गुड्स फ्रॉम सुमित। आप सबको मैं मौका दूंगा मुझे समझाने का, ठीक है? आप अपना हाथ ऊपर करके मुझे आंसर देने की कोशिश कर सकते हो। He issued a check to Sumit for the sale price on 14th of June 2023. Sumit presented the check in his bank and his bank informed him on 19th of June that the check was returned due to insufficiency of funds. Sumit sued against Priyansh under 138 of NI. क्या प्रियांश सूट कर सकता है या नहीं? इतना टाइम पास क्वेश्चन, इतना मुझे दुश्मनी नहीं है ऐसी ऐसे, वो हमारा पालनहार हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन बनाने में भी जरा सी मेहनत नहीं करनी उनको, एकदम शॉर्ट में बनाया है। क्या क्वेश्चन है प्रियांश? हिमांशु, ये एक थ्योरी क्वेश्चन है। स्टेट विद रीजंस वेदर हिज सूट इज मेंटेनेबल और नॉट। अरे भाई वो कह रहा है 19 जून को सुमित को प्रियांश ने जो चेक दिया था वो बाउंस हो चुका है, उसके अगेंस्ट में सुमित ने प्रियांश पे 138 की कार्रवाई करने की बात करी है। क्या वो कार्रवाई कानून में एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, ये हमें पूछा गया है, हमें बतानी है। तो हमें तो भाई इसको बता, क्वेश्चन देख लिया सबने? क्या बताना कौन चाहेगा? रेज योर हैंड्स टुवर्ड्स इट, बी हैप्पी टू आंसर, बी 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 एनर्जेटिक टू पार्टिसिपेट। ये आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन होगा। सक्सेस चाहिए, पार्टिसिपेट करो, बड़ा बनना है, पार्टिसिपेट करो। सोच रहे हो आप लोग? मुस्कान को तो मैं पूछना ही नहीं वाला, आवाज आता है नहीं, टाइम पास करती है बैठे बैठे, आवाज ही नहीं आता उसका कभी। कुछ चेंज किया मुस्कान ऑडियो में? ट्राई किया। देखो ट्राई करो। सर नोटिस दिया नहीं है तो फिर क्यों नहीं कर सकते डायरेक्टली? हाउ विल यू राइट दिस आंसर? दैट्स द क्वेश्चन टू एवरी वन ऑफ यू। क्वेश्चन क्या है? लिखना कैसे? आंसर तो आपको पता है क्या लिखना है, कंक्लूजन नहीं चाहिए, आंसर का ड्राफ्टिंग सीखना है, बैकग्राउंड। कम ऑन। कुछ आंसरिंग कोई नहीं? दिशा बताओ, चलो फटाफट। दिशा इज फ्रीज्ड। हिमांशु बता। हिमांशु यस सर। बता, क्या लिखेगा? सर वो इसमें सर इसमें नोटिस प्रेजेंट नहीं करा, जो 45 डेज का पीरियड रहता है उसके पहले ही वो सूट फाइल कर दिया, तो ऐसे में फिर वो मेंटेनेबल नहीं होगा। उसने कहा लिखा है कि 45 डेज? उसने कब फाइल क्या लिखा है तुझे? तो सर ये भी तो नहीं लिखा ना कि नोटिस का। तो ये भी कहाँ लिखा है कि उसने फाइल उस दिन के पहले किया है? तूने ऐसा क्यों कहा कि उसने फाइल पहले किया है? See, you need to be very smart. उसने लिखा है क्या कब किया? नहीं ना, तो मैंने बोला कि उसे जल्दी किया या लेट किया, तो तुम भी क्यों बोल रहे हो? तुम उसको क्या करो, सीधा हिसाब रखो। अकॉर्डिंग टू IC 1870 NI एक्ट 1880, पहला पार्ट कि एक लीगली एनफोर्सेबल डेट जो होता है, अगर वो वाला डेट पे आपने उसके पेमेंट के अगेंस्ट चेक इशू किया और जो बाउंस होता है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, तो 130 अट्रैक्ट होता है। ये आपको लिखना है इन थियोरी। नंबर 2, सेकेंड वर्ड थियोरी में क्या लिखना है आपको कि लेकिन आपका राइट टू सूट अगेंस्ट अ पर्सन ओनली लाइज व्हेन यू फिनिश ऑफ द प्रोसीजर in terms of claiming the money against a check. That is,
a person that is a payee has to request the drawer to make the payment within 30 days. Such request has to be made within 30 days of dishonor. On receipt of the request, it shall be the duty of the drawer to repay the money, to pay the money again in next 15 days. On the failure of the party to pay the payment to the payee in the next 15 days, the payee shall have a right to file a suit which shall be maintainable under law. If the suit if such suit is been filed within next 1 month. बराबर है? Considering the above provisions of law under section 130 respect to the facts, if Mr. क्या नाम है उसका? नाम था उसका? Sumit, right? If Mr. Sumit has complied with the other above provisions of law, since the dates are not mentioned towards it, in such a case the suit would be maintainable. Otherwise the suit would not be maintainable by law. हमें ओपिनियन कब देना चाहिए? जब फैक्ट्स अवेलेबल हो. फैक्ट्स अवेलेबल नहीं है, होशियारी नहीं करने का. अगर डॉक्टर के पास आप जाते हो, बॉडी अगर आपको कुछ वीकनेस आ चुकी है, बुखार उतर नहीं रहा है, चढ़ रहा है, डॉक्टर डेंगू तो ये डेंगू है ऐसा बोलेगा डॉक्टर? वो नहीं भी हो सकता, हो भी कब बोलेगा? जब ब्लड रिपोर्ट में वो डेंगू आइडेंटिफाई होगा. तुम फैक्ट से क्यों खेलना चाहते हो जब फैक्ट्स अवेलेबल? अगर डेट लिखी होती दिशा, डोंट आईसीआई भी गलती कर सकता है कभी आंसर्स के अंदर. हिमांशु का आंसर बनाने वाले लोग कोई बड़े नहीं होते. तुमको कुछ सिखा रहा हूँ, आंसर लेके नहीं सिखा रहा हूँ. तो सिखा क्या रहा हूँ कि डेटा हो तो ओपिनियन दो, डेटा नहीं ओपिनियन नहीं, डेटा नहीं ओपिनियन. पर मैं दोनों लिख देता हूँ ना. अगर इस समय में किया होता तो मेंटेनेबल है, इस समय में नहीं किया होगा तो प्रश्न के अंदर डेट ऑफ फाइलिंग दी नहीं गई है. Since the question is silent regarding the date of making a notice, in case of a failure to for the above provisions of law, the suit will not be maintainable. Otherwise, the suit will be maintainable by law. Settle. आपको भी लगेगा कि आप खुद कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपको अप्रोच पता होगी तो. फिर अगर वो लोग ने हमने को 1 मार्क कम दिया दुनिया से क्या सोच के, हमें वो नहीं सोचना. आई एम नॉट गोइंग टू द गेम ऑफ हाउ डू दे चेक. हमें क्लैरिटी रखना है हमारे अप्रोच पे, राइट? ठीक है, ओके. देयर इज वन मोर क्वेश्चन हियर. एक और मॉक में था ये रहा आपके सामने. मैं कलर को थोड़ा सा शफल करने की कोशिश करता हूं. Shiva gave a gift of rupees 21,000 to his sister through a check issued in favor of the occasion of Raksha Bandhan. Afterwards, Shiva informed his sister not to present the check for payment and also informed the bank to stop the payment. Examine with reference to the provisions of the act. Decide whether Shiva acts constitutes an offense under 138 or not. क्या ये ऑफेंस माना जाएगा? हाँ या ना? हाँ 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 हाँ. दिशा ने कहा हाँ. दिशा के नाम में ही हाँ है. दिस हाँ. तो हाँ ही बोल दिया मैडम. दिशा हाँ क्यों बोला बेटा आपने? सर मुझे आपकी आवाज बहुत वॉइस ब्रेक हो रही है. मैंने पूछा आपने हाँ क्यों कहा? आई हैव नॉट लिसन द क्वेश्चन. आपका नेटवर्क. आर यू समवेयर एल्स? यस सर. कहाँ घूमने जा रहे हो मैडम? सर आई एम अटेंडिंग फ्रॉम ऑफिस. दैट्स व्हाई देयर इज सम नेटवर्क इशू. अरे बाप रे, ऐसा मत करो मत करो मत करो. आंसर है नो. कितना घुमा सकता है ये लोग. काउंटर मार्निंग लिखा वहां पे, स्टॉप पेमेंट लिखा वहां पे. तुम लोग को स्टॉप पेमेंट, अरे काउंटर मार्निंग. ये तो इन्फो से बोल आता है मेरे को आता है मेरे को आता है. ऊपर क्या लिख दिया? गिफ्ट. नजर हटी, बड़ी दुर्घटना घटी. मैं एक और टेक देता हूं तुम लोगों को, सुनना ध्यान से. दिशा बेटा, क्वेश्चन को जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना जल्दी पेपर पूरा होगा. जितना क्लियरली पढ़ोगे, ललक जब तक क्वेश्चन को समझोगे नहीं आंसर में जाना नहीं.
क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अरे ये तो स्मॉल कंपनी है, ये कंपनी तो लिखना शुरू कर देते हो, थोड़ा बहुत भी आ गया तो। लेकिन जितना क्लैरिटी होगा सुहानी, उतना राइटिंग कम हो जाएगा। मेरा इच्छा है कि आप कम लिखो, टाइम ज्यादा बचे। कम कब लिख पाएंगे हिमांशु? आता नहीं है तब नहीं, कम तब लिख पाएंगे जब हमें पता लिखना क्या है। when you know what to write, that is the time when you write less. when you don't know what to write, you write more. तो हमें, आपको पता है ना, आप बनाने में तो एक्सपर्ट हो, तो जब आता नहीं तो बना बना के लिखते हो, क्या पता ना देखे लिख दे, 2 मार्क एक्स्ट्रा दे दे तो। write less, you will save your time, and that's the game for। ठीक है, एनीवेज आंसर भी इजी था, बहुत सिंपल था। और कितने मार्क के लिए उन्होंने पूछा था हमें? ये 3 मार्क के लिए पूछा था। चलिए, नेगोशिएशन स्टूडेंट के 138 के एलिमेंट से बाहर निकलते हैं अब। और हाँ, अगला फेज जो हमारा था, नेगोशिएशन यानी क्या? नेगोशिएशन यानी ट्रांसफर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू, फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? सर ट्रांसफर हमने किया था टू गिव इट टू द होल्डर। अब ट्रांसफर करने के 2 तरीके थे, दैट वाज बेसिकली ट्रांसफर बाय डिलीवरी, दैट इज नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, एंड नंबर 2 नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। बराबर? अगर सिर्फ डिलीवरी से किया है तो क्या होगा? सब डिलीवरी से, तो बोला कि सिर्फ बेरर इंस्ट्रूमेंट्स को डिलीवरी से आप एंडोर्स कर सकते हो, बाकी नहीं। हिमांशु, और जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स है उसको आपको पहले क्या करना पड़ेगा? एंडोर्स, फिर डिलीवर करना है। दोनों जरूरी है, एंडोर्समेंट एंड शुड बी फ्रॉम द सेम हैंड। एक हाथ से दोनों होने चाहिए, अलग अलग हाथ से नहीं। आगे जाता हूं मैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना। एंडोर्समेंट का मतलब होता है साइनिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट। साइनिंग के 3 प्रकार है, फेस पे, बैक पे और स्लिप पे। फेस पे, बैक पे और स्लिप पे साइन करके होल्डर को उस चीज का ओनर बनाने की जो प्रोसीजर है, उसको हम एंडोर्समेंट कहते हैं। और एंडोर्समेंट जिस हाथ से हुआ है उसी को उसी हाथ से डिलीवरी होनी चाहिए, सेम पर्सन से होनी चाहिए। अगर डेथ हो जाती है बीच में और एलआर करने की कोशिश करे तो वैलिड एंडोर्समेंट माना जाएगा नहीं, और वैलिड नहीं हुआ है तो फिर एंडोर्समेंट नहीं होने से वो नेगोशिएट होने वाला नहीं है। क्या ये समझा? ठीक है, आगे जाता हूं मैं। इनकोएड इंस्ट्रूमेंट करके एक शब्द था हमारे पास, क्या था? इनकोएड इंस्ट्रूमेंट, डू वी रिमेंबर? इनकोएड इंस्ट्रूमेंट यानी क्या? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां पे होल्डर ने साइन खुद की है और खुद डिलीवर किया है। क्या बोलने का? पर्सन हु इज द होल्डर इज साइनिंग इट ऑन हिज ओन एंड डिलीवरिंग इट ऑन हिज ओन, बट समथिंग और एनीथिंग एल्स इज लेफ्ट ब्लैंक। माही, समथिंग इज लेफ्ट ब्लैंक। वो क्या हो सकता है? मे अभी वो आपको लिखना नहीं है, वो अमाउंट हो सकता है, वो डेट हो सकता है, वो नेम हो सकता है। डू यू एग्री? जिसको दिया गया है उसको क्या राइट मिलेगा? टू कंप्लीट द इंस्ट्रूमेंट, मतलब उसको फुलफिल करने का हक मिलेगा। बोलो हाँ या ना? और जब आप उसको कंप्लीट करते हो, क्या लिख के? आपका नाम लिख के, नाम एवरीथिंग लिख के कंप्लीट किया, तो आप कितना अमाउंट क्लेम कर सकते हो? जितना जितना ड्रॉर ने एंटिसिपेट किया था पे करने के लिए, उतना ही आप क्लेम कर सकते हो, बात खत्म। लेकिन अगर आपने कुछ और अमाउंट लिख के किसी को एंडोर्स कर दिया हो, और जिसको एंडोर्स किया वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है उस पूरे अमाउंट के लिए जो आपने लिखा है, तो वो कितना रिसीव कर सकता है? जितना लिखा है उतना रिसीव कर सकता है, बट नॉट मोर देन अमाउंट कवर्ड बाय स्टैट। बात खत्म। ये भी क्वेश्चन कमिंग सून है, कमिंग सून एग्जाम में आने के लिए बना है। क्या ये क्लियर है? आइए मैं आपको इस क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन लेता हूँ, पॉसिबली मुझे मिलना चाहिए अपने पार्ट पे, पेपर में नहीं मिलेगा यहाँ पे। लेट मी जस्ट ऑन द पेपर फास्ट, सॉरी नोट्स। मैंने ना नेगोशिएबल की पीडीएफ में ना डाला था पासवर्ड, और मैं ही पासवर्ड भूल गया।
आप वाला PDF खोल लेता हूँ जो आपको दिया था। Can you see the screen? मुझे नंबर याद नहीं रहता है। ये सब इंटर सीए वाले क्वेश्चंस है। बोलो। आई होप इनकोड आपको समझ में आ गया। आई एम नॉट एबल टू फाइंड द क्वेश्चन देयर। मैं आपको कहीं ना हम क्वेश्चन ढूंढते कोई ना कोई ढूंढ लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगर आप खुद, हमने क्या एग्जांपल लिया था, खुद पार्टिसिपेंट व्हेन वी टू एग्जांपल, एक तो आई थिंक साक्षी थी और दो भी थे उसके अंदर, कौन था? कैन यू रिमेम्बर द एग्जांपल पीपल? मुस्कान थी, साक्षी, मुस्कान एंड वन मोर गाय। कौन था? अरे बोलो ना, हिमांशु नहीं याद है? तुम लोग को तो याद रहना चाहिए ना, मुझे नाम याद नहीं रहेगा। चलो, सुहानी ने ड्रॉ किया था बिल, सो मुझे पे करना था साक्षी को 10,000 रुपीज, साक्षी को पे करना था मुस्कान को 1,00,000 रुपए। तो अगर साक्षी खुद लेना चाहती है तो कितना रिकवर कर सकती है? 10,000 ओनली। और साक्षी ने जब मुस्कान को एंडोर्स किया फॉर ₹1,00,000, तो हाउ मच कैन मुस्कान क्लेम फ्रॉम मी? ₹1,00,000 एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि उस अमाउंट को 10 का 1,00,000 कर दिया चेक पे। लेकिन अगर वो स्टैम्प वाला कोई डॉक्यूमेंट होता जहाँ पे स्टैंपिंग जरूरी था, उसकी वैल्यू कितनी थी सिर्फ एग्जाम्पल में? 40,000। हाउ मच कैन मुस्कान क्लेम फ्रॉम मी? Not more than value covered by stamp, that is only 40,000 and not more than that. क्या आपको ये क्लियर है? एवरीवन प्लीज कंफर्म। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग है ना, आई थिंक आपको वो चीज लिखने के लिए दिया था मैंने, दैट वाज रिगार्डिंग, इफ यू रिमेंबर, इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। डू यू अग्री? यहाँ पे आ जाओ, मैं एक रेफरेंस ले रहा हूँ, यहाँ पे आ जाओ। आप सबने लिखा है अपने बुक में, वो फ्लोचार्ट डाला था ना दिशा आपने बाद में? ठीक है, निष्का यहाँ पे ध्यान देना। अ promissory note, a bills of exchange or a check drawn or made in India, I can assure you कि इसका चांस एग्जाम में आने का 138 जितना इंपॉर्टेंट है, 138 जितना इंपॉर्टेंट है उतना ये इंपॉर्टेंट है फॉर द पेपर। फर्क सिर्फ इतना है कि पहला पॉइंट किसका आना चाहिए 138 का, उसके बाद ये पूछना चाहिए पेपर में। तो मे बी दे विल आस्क यू इन नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट्स। आपके लिए तो ये नहीं आ गया तो देखते हैं। अब shall be drawn or made in India and payable to or drawn upon any person resident in India shall be deemed to be an inland instrument. अब है ना, डेफिनेशन को एक बार पढ़ते हैं समझने के लिए कि हमको नहीं समझता है। अ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड मेड पेएबल इन इंडिया एंड मेड पेएबल इन इंडिया, या फिर और ड्रॉन अपॉन एनी person resident in India shall be deemed to be inland। एंड फॉरेन के लिए पता है क्या लिखा है लोगों ने? टाइम पास।
इतना बकाया। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज वन विच इज नॉट इंग्लैंड। तो मेरे को ये टाइम, अब इन्होंने इसको समझाने के लिए निष्का शुरू यहाँ से किया, फिर एग्जाम्पल दिया, फिर यहाँ पे टैबलेट फॉर्मेट बनाया, वापस यहाँ पे आए, वापस फॉर्मेट बनाया, वापस एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वापस फ्लोचार्ट बनाया। मतलब एक शब्द को समझाने के लिए 3-4 फ्लोचार्ट और प्लस 3-4 थियरी। इतना टेंशन नहीं है इसका, ठीक है। बट कैन समवन रीशेयर ऑन द ग्रुप, हमने क्या लिखा है वहां पे? आपके ग्रुप में कुछ ना कुछ आते रहता है। मैं आपको मौका दूंगा स्मार्ट गेम खेलने का, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक दिस डाउन। चिरायु, पहला फेज थियरी पे जाता हूं मैं यहां से। ड्रॉन और मेड इन इंडिया, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो भारत देश में ड्रॉ हुआ है, यहाँ बना है। ड्रॉन इन इंडिया और मेड इन इंडिया, ये फर्स्ट कंडीशन है माही। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। Drawn or made in India. This is your first condition. Can you see the flow chart here? Can you see the flow chart here? ठीक है। एक और चीज शेयर की होगी शायद, कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। दिशा वो भी शेयर कर देना बेटा। ड्रॉन और मेड इन इंडिया, एंड सेकेंड पार्ट को पढ़ने से पहले यहाँ से लेट अस सी व्हाट द थियोरी ऑफ मॉड्यूल सेज। यहाँ पे आ जाते हैं वापस। कैन यू सी द मॉड्यूल थियोरी नाउ इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन? यहाँ पे कहता है, यहाँ पे ना बेटा एंड है। क्या है? एंड को ध्यान से देखो, एंड को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और बड़ा करो। देखो यहाँ पे एंड 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 पेबल इन इंडिया। क्या बोलेगा? एंड पेबल इन इंडिया। और अभी और आएगा, अभी देखो ना हीरो, इधर एक और आया, फिर एंड आया, फिर वापस और आया। और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया shall be deemed to be inland instrument। और जो इनलाइन नहीं वो सब फॉरेन। अब अभी ध्यान से देखना बेटा, बिफोर यू सी द फ्लो चार्ट। अगर मैं कहता हूं ब्रेट ली या फिर कोई भी प्लेयर, मान लीजिए हेनरिच क्लासन, राइट, साउथ अफ्रीकन बैट्समैन हेनरिच क्लासन, कहाँ पे रहता है? साउथ अफ्रीका में रहता है। वो इंडिया में आया था, वो रेसिडेंट इंडिया नहीं है, खाली 2-15 दिन 20 दिन के लिए खेलने आया इंडिया में, महीना खेल के चला गया। लेकिन जब वो इंडिया आया था तब उसे कोई इंस्ट्रूमेंट दिया गया, चेक बैक दिया गया, तो क्या वो इनलैंड माना जाएगा? क्योंकि बेटा माही, वो पर्सन रेसिडेंट नहीं है, लेकिन द इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल इन इंडिया। इंडिया के अंदर तुम पीआरआई हो या ना हो, जो चीज बनी इंडिया में हो और जो दी गई इंडिया में, वो सब क्या है? इनलैंड ही है। लेकिन अगर मैं ये कहूं निष्का तलवार यूएस गई है, लेकिन है कहाँ की? पीआरआई इंडिया की। और तब उसे चेक दिया गया जो इंडिया का था, इंडिया की कंपनी चेक दिया गया है, तो वो चेक भी क्या माना जाएगा निष्का? इनलैंड, क्योंकि ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड पेएबल टू अ पर्सन नॉट इन इंडिया बट रेसिडेंट इन इंडिया। हेलो, इसका मतलब ये हुआ पेएबल टू किसको है? देख तो यहाँ पे, कैन यू सी द फ्लो चार्ट नाउ? यहाँ पे क्या लिखा है? ही मे बी इन इंडिया और आउटसाइड बट ही मस्ट बी डैश पीआर है। तो फिर वो इनलैंड माना जाएगा, यस और नो? ही मे बी इन इंडिया और जैसे निष्का तलवार का एग्जांपल, बट वो पीआर है तो फिर वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। और सेकंड ऑप्शन क्या है? एनीवन इन इंडिया, ही मे और मे नॉट बी पीआरआई। इंडिया में जो है वो पीआरआई हो, पाकिस्तानी हो, साउथ अफ्रीकन हो, वो पीआरआई हो या ना हो, इंडिया में दिया ना, तो भी वो क्या माना जाएगा?
इनलैंड। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये यहाँ पे एक और आया, पहला और यहाँ पे आया ड्रॉन और मेड इन इंडिया वाला, और यहाँ पे दूसरा और आया, यहाँ पे इन PRI है या इंडिया में पे हो रहा है यानी उसका और इस दोनों के बीच में क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे एंड आ रहा है। क्या आ रहा है? एंड। कहाँ पे एंड आ रहा है? यहाँ पे एंड आ रहा है। यहाँ पे एंड का मतलब क्या हो गया कि जो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन या मेड इन इंडिया हो एंड उसका पेमेंट या तो PRI को किया गया हो, एंड उसका पेमेंट या तो PRI को किया, या फिर उसका पेमेंट इंडिया के अंदर किया गया हो, वो सब इंग्लैंड, बाकी सब फॉरेन। क्या आपको समझा मैंने क्या बोला? ये आज से 2 साल पहले CA फाइनल में था, ऐसा कॉन्सेप्ट फॉरेन कंपनी के ऊपर। फिर वो इंटर से फाउंडेशन तक पहुंच गया। तो आप बहुत बड़े बन चुके हो, तो फाइनल से कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बहुत बड़े बन चुके आपने। अगर आपने समझा, हैव यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी? क्या आप ट्राई करोगे इसको यूज करना? कैन एवरीवन विल ट्राई दिस नाउ? साक्षी समझा? इसको यूज करे क्या? आपने सबने कॉपी किया ये? सबने कॉपी किया ये? वेरी गुड। उसको यूज करने की कोशिश करते हैं शांति से। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5 दिए गए हैं ना, एग्जाम्पल को एक बार देखते हैं और क्रैक करने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल तो बेसिक है, मुस्कान एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़े नहीं है, लेकिन यूज तो करते हैं। अ promissory note made in Calcutta pay by Mumbai, सही inline, कलकत्ता मुंबई। A bill drawn in Varanasi on a person resident in जोधपुर। PRI तो है ही, बात खत्म हो गई। भले वो कहाँ फिर सिंगापुर में पेबल, क्या फर्क पड़ता है? डू यू एग्री? ड्रॉन तो वाराणसी में, ड्रॉन इन इंडिया, पेबल टू अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, बात खत्म। हेलो। नंबर 3, रेसिडेंट ऑफ आगरा, ड्रॉन इन इंडिया हो गया। ड्रॉन ऑन बी, अ मर्चेंट इन न्यूयॉर्क, जो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। एक्सेप्टेड द एंड बी एक्सेप्टेड द बिल एज पेबल इन डैश, दिल्ली। पे कहाँ हो रहा है? इंडिया में। मतलब क्या हो गया? ड्रॉन इन इंडिया एंड पेबल तो PRI नहीं, पेबल इन इंडिया, बात खत्म, इनलैंड। हेलो। पॉइंट नंबर 3 समझा? 4 5 खुद समझ लो, चलो ट्राई करो। ये सब इनलैंड के एग्जाम्पल है भाई लोग, इसे दे रहा हूँ, लेकिन समझो कि इनलैंड क्यों है। डोंट से फॉरेन, ठीक है? प्लीज प्लीज डोंट से फॉरेन, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। क्रिएटिविटी मत दिखाना। हेलो। चल रहा है, फोन करा 4 5 आए और नहीं सोचे खबर नहीं, खबर नहीं, हमेशा देखता हूँ, कर सकता है। तो हो गया होगा अभी तक में ये सब पार्ट। आगे और क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, उसको देखते हैं। कोई डाउट है तो पूछो, और प्लीज ऑडियो ऑन करके पूछना।
A bill of exchange is drawn by A in Berkeley, where the rate of interest is 15%. Okay. Accepted by B. Drawn in India? नहीं सर, drawn in Berkeley. Berkeley इंडिया में नहीं है, बट तुमको पता है क्या सर? लेकिन ये इंडिया के बाहर है, सॉर्टेड है, ठीक है. Accepted by B, payable in Washington, where the rate is how many percent? 6%. The bill is endorsed in India and is dishonored. A bill is endorsed in India and is dishonored. An action on the bill is brought against B in India. He is liable to pay interest at the rate of 6%. But if A is charged as a drawer, he is liable to interest at 15%. यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको ये नहीं सिखाया गया है कि फॉरेन है या नहीं है. यहाँ पे ये सिखाया गया है कि लायबिलिटी जिसकी होगी साक्षी, उस प्लेस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता होगा वो आपको एप्लीकेबल होगा. यानी ए के रेफरेंस के अंदर जो आता है वो रेट क्या था? 15. बी के लिए क्या रेट रहेगा हिमांशु? जिस जहां पे उसको पेबल का बेसिस दैट इज 6%. तो ये क्या कहता है यहाँ पे देखते हैं. देखो यहाँ पे लिखा होता है वो, इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट the liability of the maker or drawer of a foreign promissory note or bills of exchange or check is regulated in all essential limits by law of the place where he made the instrument. यानी ड्रॉअर के लिए कौन सा रूल्स अप्लाई होगा? लॉ ऑफ द प्लेस जहां पे वो इंस्ट्रूमेंट बना था, एंड रिस्पेक्टिव लायबिलिटीज ऑफ द एक्सेप्टर एंड एंडोर्सर बाय द लॉ ऑफ प्लेस वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल. There are 0% chances to ask this, क्योंकि इंडस्ट्री में भी कभी नहीं पूछा ये सेक्शन. मैंने इसलिए अपने नोट्स में नहीं लिखाया, पर जस्ट कि क्वेश्चन का एग्जांपल था तो मैंने खाली इसको समझा दिया आपको कि कॉन्सेप्ट क्या है. कॉन्सेप्ट क्या है? मेकर और ड्रॉअर के लिए कौन सा कानून उपयोगी होगा जहां पे वो इंस्ट्रूमेंट बना था. इस एग्जांपल में कहाँ बना था? वो बर्कली में. तो ए के लिए कौन सा कानून अप्लाई होगा? बर्कली का कौन सा रेट है? 15%. और जिसने एक्सेप्ट किया था उसके लिए कौन सा कानून होना अप्लाई होगा? जिस स्टेट में वो एक्सेप्ट हुआ था, दैट इज वाशिंगटन इन एग्जाम. इतना सिंपल. आर वी क्लियर विद दिस? क्लियर है? ओके. सब के नीचे आता हूं मैं. देखो यहाँ पे ना 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको सामने. These are ICI given 4 questions. Wait, we'll see this. I start from 4 to 1. ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ जगह पे कुछ गोचा है, मैं वो दिखाता हूँ. Rama executes a promissory note in following form. I promise to pay a sum of rupees 10,000 after 3 months. Decide whether promissory note is a valid promissory note or not. Yes or no? क्या इसमें कोई गड़बड़ दिख रहा है आपको? Instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money to the bearer or the order of the instrument. अब बोलो. रामा रामा भगवान है सर, ऐसा नहीं. बोलो, आंसर दो. क्वेश्चन नंबर 4 आंसर दो. एकदम टाइम पास किया है. देखो, the promissory note is an unconditional promise in writing. In the above question, the amount is certain, but the date and the name of payee is missing, thus making it a bearer instrument. As per RBI's Act, promissory note cannot be made payable to bearer, whether on demand or not. Hence, the instrument is not legal and cannot be legally enforced. Do we agree? इसमें एक गड़बड़ है.
इन्होंने लिखा है कि डेट मेंशन नहीं है, गलत चीज बोल रहे वो लोग। जिस दिन इशू किया होगा उसका डेट रेफरेंस आएगा, और उसके बाद कितने महीने बोले गए हैं, 3। तो आप ये नहीं कह सकते कि डेट नहीं लिखा, आप सिर्फ ये कह सकते हो कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर नहीं है, ये क्या है, बेरर है। बोलो हाँ या ना। और बेरर होने की वजह से ये चालू, ये कंटिन्यू नहीं हो सकता था। आई होप यू आर क्लियर विद द स्टोरी। आगे जा, सी पता है, आपको पता होने के बावजूद यू विल नीड टू सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स, तब जाके द क्लैरिटी ऑफ राइटिंग विल कम अप। नहीं तो थोड़ा सा तो कंफ्यूजन रहेगा कि लिखूं क्या। समझा? मैंने आपको एक कंपाइलर सॉल्व शेयर किया था आपके साथ, एक पूरा पीडीएफ अराउंड 120-140 पेज का, एक शेयर किया है ना मैंने आपके साथ, कि नहीं किया? बुक पर 5 पेपर्स का बुक शेयर किया है मैंने नेश का। सर एक बुक तो शेयर करी थी बट पेपर्स की अभी नहीं पता। आई थिंक उसमें कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग में। सबके होंगे, कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी एक्ट, सबके होंगे। ये शायद आपको अभी तक समय नहीं मिला होगा देखने का, आप शर्मा जाओगे। कॉन्ट्रैक्ट निष्कान देखा होगा, आगे नहीं देखा होगा, बराबर। बाकी समझे तो सर कुछ ऐसा दिया था। सर सच, अरे सर सॉरी सर, आपने देखा सर सॉरी। इतनी इतना इतना इतने छोटे छोटे बच्चे लगते हो तुम लोग कि तुमको डांटना भी मुझे पसंद नहीं होता। और तुम लोग, और मार्क माय वर्ड, स्कैनर बैनर इसके लिए यूज मत करना, क्योंकि स्कैनर बैनर को अगर यूज करने की कोशिश करना है तो कर लो अभी 2 दिन में, तो आप मान जाओगे कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्कैनर ने पता है क्या किया है, डायरेक्टली आईसीआई का आंसर जैसा है वैसा छाप दिया है। और जो छापा है ना, जो लेवल पे हिमांशु, उसमें रिलेशनशिप ऑफ मार्क्स विद द आंसर कुछ नहीं रहता। नंबर 2, जो इंसान मॉड्यूल पढ़ता है ना, उसे भी लगेगा कि साला क्या लिखा है। तो रिलेशनशिप यही समझ में आता है कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते थे उसमें, क्वेश्चन देख सकते थे, क्वेश्चन समझ में आता है या नहीं, बाकी और कुछ नहीं। तो एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, इससे ज्यादा करने की कोशिश करना भी मत, मार्क्स कम हो जाएंगे, बढ़ने की तो बात ही नहीं है। Bholenath drew a check in favor of Surinder. After issuing the check, Bholenath requested Surinder not to present the check for payment and gave the stop payment order. Decide whether negotiation act, whether said acts of Bholenath constitute offense or not. क्या ये ऑफेंस माना जाएगा भोलेनाथ का, हिमांशु? हाँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। डू यू अग्री? हेलो, क्या ये करेंगे? अभी तो किया ना, तो मॉक में था 2 क्वेश्चन, वैसा ही है, लेकिन मॉक के अंदर गिफ्ट था, इसमें गिफ्ट नहीं है, तो ये वैलिड है। हेलो हेलो, खाली गड़बड़ क्या है हिमांशु? भोलेनाथ ड्रू चेक और सुंदर लिखा है, तो वो चेक के अगेंस्ट की लायबिलिटी, लीगली एनफोर्सेबल लायबिलिटी थी या नहीं थी? वो लिखा नहीं। डू यू अग्री? तो डेप्थ में जाओगे तो ये समझेगा आपको कि लीगली एनफोर्सेबल दैट है, वही तो आप एनफोर्स 138 में कर सके, नहीं कर सकते थे। भाई इधर देखते इन्होंने मस्ती में क्या लिखा है। देखो, ये पूरे आंसर के अंदर, यहां से शुरू करता हूं मैं। Once the check is drawn on account of maintained by the power with his banker for the payment of any amount due to another person, that occur for the discharge in whole or part of liability, it is informed by the bank. अब ये पूरे पार्ट में लीगली एनफोर्सेबल डेट की बात नहीं की, इस पे भी नहीं की। यहाँ पे आए, यहाँ पे नोटिस की बात की, बट एनफोर्स डेट की बात नहीं की। यहाँ पे डिफेंस की बात की, एनफोर्सेबल बाय डेट की बात नहीं की। यहाँ पे स्टॉप पेमेंट की बात कर दी फाइनली, लेकिन किसकी बात नहीं की? लीगली एनफोर्सेबल डेट की बात नहीं की। तो थोड़ा जागोगे तो समझोगे कि गलती कहीं भी हो सकती है। एक स्टूडेंट जो नॉर्मली पेपर, वो क्या मानेगा? सत्य वचन, राइट? ये जो लिखा है वो सत्य ही हो। आप कौन से चला,
कि अगर सुरेंद्र, अगर मैंने हिमांशु को चेक दिया और डिसऑनर हो गया, इनसफिशिएंट फंड से शॉप पेमेंट करवा दिया, तो 130 अट्रैक्ट होगा। पूछा, अगर इसमें ऐसे स्मार्ट खेले तो क्या लिखता है ICAI कि इट डिपेंड्स अपॉन अ पार्ट दैट वेदर डेट वाज लीगली एनफोर्सेबल और नॉट। If it was legally enforceable, then the prosecution could have been sustained against the party, otherwise not. Do you agree? आपको भी तो स्मार्ट खेलना चाहिए, ताकि पहले लिखो, रोल लिखो कि देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स टू अट्रैक्ट 138। एक लीगली एनफोर्सेबल डेट होना चाहिए, ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड डिसऑनर होना चाहिए, फिर प्रोसेस जो है वो फॉलो करना चाहिए, और काउंटर माइनिंग को भी डिसऑनर माना जाना चाहिए। देयर इज नो डिफेंस अलाउड। ये सब लिखने के बाद, कंसीडरिंग द अबव प्रोविजंस ऑफ लॉ, in this situation if the debt is legally enforceable by law, then then क्या नाम थे दोनों के, भोलेनाथ, सुरेंद्र कैन टेक एक्शन अगेंस्ट भोलेनाथ, अदरवाइज नहीं। बराबर, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये थोड़ा सा टाइम पास ज्यादा लगा। M owes money to N, therefore he makes a promissory note for the amount in favor of N। M ने N को promissory note बना के पेमेंट का वादा किया। For safety and transmission, he cuts the note in half and post one half to N। देखिए ना क्या किया उसने, मारवाड़ी लोग करते हैं ना वो अंगड़िया। He is posting, he cuts the note in half and post one half to N। आधा promissory note दे दिया, आधा अपने पास रखा। फिर उसने देने से आगे का अभी उसने दिया ही नहीं। He then changes his mind and calls upon N to return the half of the note which he had already sent, and requires him to send the other half of the promissory note. Decide how the rights of the parties are to be adjusted। क्या टाइम पास, क्या टाइम पास, क्या टाइम पास। मैंने promissory note बनाया, मैंने हिमांशु को दिया, लेकिन कैसे दिया, आधा मेरे पास आधा उसके पास। फिर मैंने मांगा मुझे वापस कर, बोले तुम मुझे दो मैं तुमको दूं, तुम मुझे दो, आधा दोनों के पास आधा आधा पड़ा है। आधा आधा नोट जिसके पास पड़ा है उनके राइट्स जानने की कोशिश ऐसे कर रहा है। क्या क्या कोशिश कर रहा है, राइट्स जानने की कोशिश। क्या तुमको क्या लगता है, ये 500 की आधी आधी नोट जो हमारे पास अगर हो, जेन्युइनली मुस्कान, आधी आधी नोट का 250 रुपया गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा? 250 मेरे पास, 250 तेरा, ऐसा 250 तेरा 250 मेरा, ऐसा ऐसा समझेगा। डिलीवरी देख भाई, हिमांशु क्या ज्ञान आएगा, देख ज्ञान देख। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका एंडोर्समेंट या नेगोशिएशन कैसे होता है, तो नेगोशिएशन ऑफ द सेम इज डन थ्रू एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। इस केस के अंदर आधा नोट डिलीवरी माना ही नहीं जाएगा, तो ये नेगोशिएट ही नहीं हुआ है। नेगोशिएट ही नहीं हुआ है तो राइट्स और लायबिलिटी की बात ही कहाँ आती है। हेलो, समझा? हम सोच भी नहीं सकते हम कि इस इतने लेवल पर जाके हम इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। डू यू रिमेंबर, नेगोशिएशंस आर ऑफ 2 टाइप्स, डिलीवरी एंड एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। बेरर को डिलीवरी से और ऑर्डर को एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पे एंडोर्समेंट डिलीवरी के अंदर डिलीवरी हुई कैसे, हाफ नोट डिलीवर्ड इज नॉट अ डिलीवरी। डू यू एग्री? डिलीवरी 3 प्रकार की होती है, जो सेल्स ऑफ लिखी गई थी, एक्चुअल, सिंबॉलिक या कंसेप्ट, कोई भी हुई नहीं है यहाँ पे। आधी डिलीवरी को डिलीवरी माना नहीं जाता। समझा? समझा? ठीक है। चलो भाई, I've got so much, लेट हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और है ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1। एम ने ड्रॉ किया चेक 2 लाख रुपए का एन के लिए और उसको डिलीवर भी कर दिया। मिलने के बाद एन ने उसको एंडोर्स कर दिया सी को।
but kept in his safe locker. After some time, N died. P found a check of N. Does this amount to endorsement under Negotiable Instrument Act? M ने ड्रॉ किया चेक N को और उसको दे दिया. N ने एंडोर्स कर दिया C को, लेकिन C एंडोर्स होने के बावजूद N ने क्या किया, अपने ही पास को उसको रखा. कुछ समय बाद देखा तो N तो टपक चुके थे और P जो थे उन्होंने उसको देखा और शायद वो किसी को देने की कोशिश कर रहे अभी C को कि भाई ये तुम्हारे नाम पे चढ़ा हुआ है. तो क्या ये एंडोर्समेंट माना जाएगा? क्या ये एंडोर्समेंट माना जाएगा? क्या ये नेगोशिएशन माना जाएगा? तो बोला नेगोशिएशन होने के लिए एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी मस्ट बी मेड बाय द सेम पर्सन. एक स्मॉल लाइन लिखाया था मैंने वहां पे, वो यहाँ जाके काम में आ जाता है. एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी दोनों एक जगह से होना चाहिए, एक इंसान के हाथ से होना चाहिए. हेलो, तो ही वो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी नेगोशिएशन माना जाएगा हिमांशु, नहीं तो नहीं माना जाएगा. तुमको समझा? ठीक है, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ. कल शाम को हम लोग इसी नेगोशिएबल का, आप रेडी रहना कि हमारे पास वी कैन स्पेंड अराउंड अ सेशन और टू फॉर एन एक्ट. 14 मार्क का टॉपिक है ना अपने पास ये, तो हम 2 दिन इसके लिए हंसते हंसते दे सकते हैं क्योंकि ये अकेला 14 मार्क का है, अकेला. और कॉन्ट्रैक्ट 32 मार्क का है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के 32 मार्क के लिए कितने टॉपिक्स हमारे पास, बाप रे. आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये आप 5-6 पेज पढ़ के 14 मार्क ले सकते हो, वहां पे आप 100 पेज पढ़ के 32 ले सकते हो. तो ये तो भाई लॉटरी है. क्या ये लॉटरी है जिसपे फोकस करना चाहिए. तुमको समझा? तो वहां पे मैं आपको सब नहीं करवा सकता, बट यहाँ पे तो मैं पूरा करवा सकता हूँ क्योंकि ये चीज गारंटीड है कि 14 मार्क हमें हंसते हंसता लेके जाए. ये है, फिर पार्टनरशिप है या एसओजी है, वो छोटा है एज कम्पेयर टू व्हाट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर हमारे पास 16-17 यूनिट्स है. 32 मार्क इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ यूनिट्स व्हाट वी हैव. दैट्स द वे यू थिंक. ठीक है, अब देखना वो जो पीडीएफ है उसके पीछे क्वेश्चन आंसर्स है, उसके पीछे मैं आपको मार्किंग देता हूँ अभी, उसको खाली मार्किंग लो फटाफट सब लोग. उतना दे दे रहा हूँ सर, आपका थोड़ा सा पार्ट उसमें शॉर्ट होने की. यहाँ पे आ जाओ. यू सी दिस क्वेश्चन आंसर्स, मैं मार्क करवा रहा हूँ. प्लीज उसको जो, इफ आई मार्क इट प्लीज यूज दैट. ये पीडीएफ जो मैंने आपको भेजी हुई है, मैं जो बोलता हूँ सिर्फ वो सॉल्व करना है. ठीक है, 1 नहीं करना है, 2 नहीं करना है क्योंकि वो आपको अभी नहीं आएगा, इंटर सीए का पार्ट है. 3 नहीं आएगा. क्वेश्चन 4 टिक करो, यस आएगा. अब आपको मैं दिखाऊं चिरायु, देख ये क्वेश्चन देख, मॉडल में जो था वो भोलेनाथ, और ये कहाँ से उठाया है? 2018 के इंटर से पेपर से उठाया है. हेलो, मॉडल ने उठाया ना, मॉडल ने यहाँ से उठाया. क्वेश्चन नंबर 5 मार्क कर लो. क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, रहने दो. देखो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, जो था ना वो कट वाला, हाफ कट किया, वो यहाँ पे 2019 में था. वो हाफ कट वाला प्रोमिसरी नोट हिमांशु जो हमने अभी किया, 11 मार्क कर लो. ऑलरेडी अपने बुक में था. ये आया आपका इन कोविड का ये पार्ट. राम परचेजेस सम गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सिंह. After 2 months, Ram makes out a blank check in favor of Singh, signs it and delivers it to Singh with a request to fill up the amount, as Ram never knew the amount payable. Singh fills up fraudulently the amount larger than the amount payable by Ram and endorses the check to Chandra for full payment of his due. The Ram's check gets dishonored. समझा क्या? क्या ये याद आ रहा है? हेलो, इसमें 2 चीजें पूछी गई. एक तो आपका इनकोड इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट करने वाला कॉन्सेप्ट, दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिसऑनर ऑफ चेक का कॉन्सेप्ट. डू यू एग्री?
ये क्वेश्चन मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 19, ये आपके रहे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ इस क्वेश्चंस को देखो, आंसर्स को अपने लैंग्वेज पे लिखने की कोशिश करो फॉर रिवीजन पर्पस। तो मॉक के क्वेश्चन आंसर्स, स्टडी मार्क के क्वेश्चन आंसर्स और इसके पीछे के क्वेश्चन आंसर जो आपके रिलेवेंट है, इंटर सी के क्वेश्चन, वो मैंने आपको दे दी। ठीक है, कल आरटीपी आ चुका है। आरटीपी आरटीपी आया तुम लोग का? आरटीपी आया है? चेक किया किसी ने आरटीपी आया कि नहीं? तुमको कुछ पता ही नहीं है, तुम लोग हीरो लोग हो, हीरोइन। क्या करते हो तुम लोग? इधर आओ। आ ही गया है। अरे इसको क्या हो रहा है? ये रहा। हेलो। लोग, तुम लोग क्या करते हो? क्या करते, ये देख, ये रहा तुम्हारा एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चंस जो नेगोशिएबल के मिले मेरे को। कहाँ से? ये सब लॉटरी है, लॉटरी। ये सीधा सीधा पेपर में नाम के साथ आ सकता है, पेपर में नाम के साथ सेम टू सेम। देखे क्या लिखा है इसने, देखे? दो कराऊंगा ना मैं तो मेरे को, ये दो को भी लिख के रखो, मार्क कर लो, पेज नंबर 6। कल जब उसको देखेंगे तो इसको भी देख लेंगे। पर आप लोग ट्राई करो इस 2 क्वेश्चंस को। ठीक है, ऐसा हो सकता है बाई चांस, ऐसा हो सकता है कि आईसीआई पुराना क्वेश्चन उठा ले, इंटर सी का जैसे पहले उठाए थे। ऐसा हो सकता है कि वो आपके सिलेबस में ना हो। ऐसा हो सकता है। तो अगर आपको कहीं लगे ऐसा तो मुझे डिस्कशन में हम देखेंगे, क्योंकि वो कैसे क्या करे, सीधा उठा रहे 5 पेपर का क्वेश्चन। अब इंटर से सिलेबस बड़ा है, सीएफसी का छोटा है। अब कॉन्सेप्ट सीएफसी के क्वेश्चन 5 पे इंटर सी के, तो रिस्क क्या है? देयर माइट बी अ रिस्क कि कुछ ना कुछ हिमांशु इंटर का उठाया होगा, अपने कंटेंट में रखा नहीं होगा। ऐसा एग्जाम में भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। उसके लिए हम पढ़ नहीं सकते कि सर वो भी पढ़ा दो ना इंटर से वाला, अगर वो गलती से पूछ लिया जाए, ऐसा तो नहीं ना होता है। ऐसा हम कर नहीं सकते, बराबर? ठीक है, तो आई सी यू टुमारो। ये जल्दी फिनिश हो जाएगा तो कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में ऐसा नहीं चाहता हूँ जो मैंने नहीं पढ़ाया आपको, दैट इज कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो हम टॉपिक नंबर 2 कंपनीज लेते हैं, फिर पार्टनरशिप, फिर सेल्स ऑफ गुड्स, ऐसा कुछ ना कुछ टाइम पास करते रहेंगे, रोज रोज रोज। ठीक है, you can give me your feedbacks in case if you want something to be learned which I don't know, you wish to, you can tell me। ठीक है, आप लोग भी मुझे फॉलो शेयर करते रहना। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ, जैसे भी। ठीक है। सर हाँ। सर अरे सर अरे बोल। सर सैटरडे की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? मिल जाएगी ना। सैटरडे की रिकॉर्डिंग कल सुबह मिल जाएगी। स्टाफ आज आया ही नहीं, छुट्टी पे है, कल सुबह मिल जाएगी। ओके सर। 11 बजे के आसपास। तुझे कहा कल ना मिले ना 11-12 बजे तो मुझे याद करवाना। ओके सर। ठीक है, बाय, सी यू। सर हाँ, कौन है अभी? सर वो टेस्ट लिया था तो टेस्ट पेपर कब चेक होंगे? इस बार का टेस्ट पेपर मेरे को मिला ही नहीं है अभी तक। कैसे मिला? आपने कैसे दिया है? किसने दिया? सर कौन दिया? वो सर कौन? लिंक ही लिंक ही नहीं नहीं आया अभी आया, तक। लिंक नहीं आई अभी। सर आपको क्या? सेंड किया था ना। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। मेरे को तो मेरा मेरा व्हाट्सएप है ना, पब्लिक व्हाट्सएप है। एक मिनट रुक जा।
कौन से ग्रुप पे डालना है मुझे ये लिंक? मैं जून डाला 23 जून मैं 24। लिंक डाला। मुस्कान एक बार चेक करके मुझे मैसेज करना आपका अपलोड होता है कि नहीं इसके अंदर अभी। और जो बच्चों को मैंने कहा था वो लोग सब डाल दो, तो मैं आपको 2 दिन में पेपर चेक करके दे दूंगा, 2 दिन में, ठीक है? Okay, sir. Thank you, sir.